हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 5 देखेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट 5 ये बड़ा एम्बिगियस यूनिट है, जिसमें बहुत क्लियर नहीं लिखा गया है। लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, पैडागॉजी या पैडागॉगी और इंग्लिश इन यूज़। अच्छा, हम लोग समझे ना कि ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये लैंग्वेज का एडप्टेशन क्या होता है, कैसे आदमी पहली बार बोलना शुरू किया होगा, उसका स्टडी करते हैं। बाओबाओ थ्योरी, पापाओ थ्योरी और बहुत सारा उसमें थ्योरीज है जिसको हम लोग को समझना होता है। क्वेश्चन बहुत कम इससे आते हैं, लेकिन हाँ, इसके अलावा दूसरे जो सेगमेंट्स हैं लैंग्वेज के उससे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझना, लैंग्वेज है क्या, कैसे वो फंक्शन करता है, उसके बाद उसमें जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ना है। फिर लर्निंग कैसे होती है, कोई लैंग्वेज एक्वायर कैसे करता है, कैसे सीखता है लैंग्वेज, वो पढ़ना है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, और उसके बाद इंग्लिश इन यूज़ हम लोग प्रैक्टिकली उसका यूज़ कैसे करते हैं वो सीखना। ये हमारा यूनिट 5 है। लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन एंड कंप्राइजिंग। अच्छा, अब हम लोग समझें कि लैंग्वेज को अगर डिकोड करेंगे ना, मान लो कभी हम लोग कैट बोल रहे हैं, तो इस साउंड में, ये कैट एक साउंड है, ये सिंबल है, इससे हम वही सिग्निफाई करेंगे जो इससे एसोसिएटेड वर्ड है, वो प्री ऑक्युपाइड होना चाहिए। पहले से कोई आदमी हमको कैट दिखाया होगा, समझाया होगा, तब हम कैट का साउंड देखेंगे ना। साउंड भी एक सिंबल ही है, तो इस सिंबल से हम कैट तक कैसे पहुंचेंगे, ये ना आर्बिट्री है। मान लो कोई व्यक्ति है जो, मान लो इंग्लैंड में रह रहा है, उसको हम बिल्ली बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा बिल्ली मतलब क्या होता है। लेकिन वही अगर हम लोग उसको इंग्लिश में कैट बोलेंगे, यानी वो सिंबल चेंज करके बोलेंगे, तब वो समझ जाएगा। दैट मीन्स ये लैंग्वेज जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक ही साउंड का डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, और ये एक सिस्टम है, सिंबलिक सिस्टम है, यह एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब एक्सचेंज करना, अपनी इमोशंस, फीलिंग, आइडियाज, थॉट, एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हैं। हम आपको अपना एक्सपीरियंस या फीलिंग बता सकते हैं, आप अपना फीलिंग बता सकते हैं हमको। ये क्या है? लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोल करके ही होगा या लिख करके ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। लैंग्वेज तो बेसिकली हम लोग को वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, ये लैंग्वेज का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। की कंपोनेंट्स हमारे हैं बेसिकली, आप देखेंगे तो की कंपोनेंट्स में हम लोगों को मिलेगा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब हम लोग प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे। अच्छा, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, इस दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो आज हम क्लियर कर देते हैं। अगर आप लर्निंग को शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे हैबिट बनाइए सीखने का। फोनोलॉजी एक्चुअल साउंड को कहते हैं। जैसे मेरा नाम ना ध्यान है, लेकिन अगर हम इंग्लैंड में रहते हैं या हम इंग्लैंड गए या नीदरलैंड में रहे, तो वहाँ कोई ध्यान प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता है, वहाँ बोलता है क्या? ध्यान। क्यों? क्योंकि ध साउंड वहाँ नहीं है, ड साउंड है, वहाँ ध साउंड है ही नहीं, तो वो नहीं बोलता है। फोनेटिक्स में ना हम लोग साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल्स, या फिर कहे ना कि अगर फोनेटिक्स है ना तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है साउंड का। हम लोग ए का साउंड अलग अलग निकालते हैं और उसके लिए एक सिंबल दिए हैं। देयर वर 44 फनीम्स इन इंग्लिश। फनीम्स जिसको कहते हैं, साउंड का बेसिक यूनिट है वो। और फोनोलॉजी हो गया एक्चुअल साउंड, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब साउंड कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, तब हम शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं। मार्फोलॉजी का मतलब है कि वर्ड को कैसे बनाया जाता है। वर्ड कोई प्रीफिक्स जोड़ करके नया वर्ड बनाया जाता है, सफिक्स जोड़ के बनाया जाता है, इनफ्लिक्स जोड़ करके बनाया जाता है। कुछ वर्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा करके, एलवाई लगा करके हम लोग सीखे हैं कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, इसी तरह वर्ब बना सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, उसको मॉर्फ कहते हैं। मॉर्फ का मतलब हुआ ओरिजिनल शब्द, और उसमें मॉर्फ में हम लोग बहुत सारा सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स लगा करके नए वर्ड्स को बनाते हैं। तो वो वर्ड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। वर्ड को कैसे बनाया जाता है और वर्ड का मीनिंग कैसे लाई करता है, वो हमारा कहलाता है मॉर्फोलॉजी। इसमें बाउंड मॉर्फोन होता है, इंडिपेंडेंट मॉर्फोन होता है, वो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। सिंटैक्स,
सिंटेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई भी लैंग्वेज है ना तो उसका एक सेंटेंस का पैटर्न है। जैसे आप हम लोग सभी बचपन में पढ़े हैं अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का। लेकिन आप हिंदी में देखो जरा, क्या यही सीक्वेंस रहता है? अगर मैं मान लो हिंदी का एक सेंटेंस देते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, तो आप देखो कि इसमें मैं तो सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद क्या रहा है? घर, मैं घर जा रहा हूँ। जा रहा आपका वर्ब है, टाइम बता रहा है तो वो भी वर्ब है, वो बाद में आ रहा है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, घर पहले आ गया। हम लोग घर लास्ट में नहीं लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में घर लास्ट में लगाते हैं। दैट मीन्स उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलने का, हिंदी में बोलने का अलग स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी में बोलने का अलग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है सेमांटिक्स। सेमांटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, किसी भी चीज का मतलब कैसे हम निकालेंगे। जैसे ना मान लो कोई डिक्टम कोई बोल रहा है, जैसे मान लो कहे कि 9 2 11, तो 9 में 2 जोड़िएगा 11 होगा। तो क्या इसका यही मीनिंग होता है? रियली मीनिंग तो 9 2 11 होने का मतलब होता है कि फ्ली अवे किया या रन अवे किया, भाग गया तब। तो दैट मीन्स उसका रियल मीनिंग को कैसे डिकोड किया जाए, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं सेमांटिक्स। सेमांटिक्स में फिर बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेज को इन्हांस करने का काम किए, मीनिंग को डिकोड करने का काम किए, और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। और लास्ट हमारा कंपोनेंट है वो प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है किसी कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। इसका हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको हम दे पाएंगे। एक फिल्म थी पीके में ना एक बार वो आमिर खान जो हीरोइन है वो उससे पूछती है कि यहाँ पर एक ही शब्द का मल्टीपल मीनिंग है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, अलग अलग टोन के साथ, अलग अलग इंटोनेशन के साथ बोला जा रहा है, तो उसका मीनिंग अलग होता है। अगर आप किसी चीज़ पर अमेज कर रहे हैं तो उसको अमेजिंग लग रहा है तो उसके लिए अच्छा, और अगर उसी को आप बोल रहे हैं अच्छा, नहीं गुस्से से बोल रहे हैं आप, इसी तरह नॉर्मल अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा है, तो ये नॉर्मल हुआ। तो दैट मीन्स उसका प्रोनाउंसिएशन करना, उसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना, उससे कंटेक्स्ट पर मीनिंग निकलता है। अगर मान लो एक ही वर्ड है उसका अलग अलग जगह अच्छा मतलब है ना, तो मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कपड़े के बारे में और हम बोले अच्छा है, तो मतलब होगा कि कपड़ा अच्छा है। और मान लो कोई लड़की देख रहे हैं तो कहें अरे लड़की अच्छी है या अच्छा है, तो वो लड़की के कंटेक्स्ट में हो गया, मतलब वो कंटेक्स्ट पर निर्भर करेगा कि उसके पहले किसका डिस्कशन चल रहा है। तो ये सारे पांचों कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। क्या क्या काम है लैंग्वेज को, बेसिकली क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ा लैंग्वेज, वो समझना है कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि मेरे दिमाग में बहुत सारा, अच्छा आप कभी इमेजिन किए कि मान लो हम लोग बोल नहीं पाते, हम लोग अपने बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा जा सकते, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती। मान लो हमको कोई चीज़ चाहिए या किसी चीज़ के लिए हम अपना फीलिंग्स ही मान लो एक्सप्रेस करना है, तो हम फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज का एक बेसिक फंक्शन यही है, काम यही है कि हम लोग कम्युनिकेट कर सके अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या अपने ज़रूरत की चीज़ मांगते हैं या अपने ज़रूरत के दूसरे को ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, अपने फीलिंग को, इमोशंस को, एक्सपीरियंस को, डिफरेंट थिंग्स को हम लोग दूसरे तक पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं। दूसरा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बोल करके, लिख करके, आई लव यू, आई अडोर यू, या जो भी हम लोग करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का। उसके बाद इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज में भी लैंग्वेज का, मान लो भाषा ही ना रहती तो हम कैसे बताते एक दूसरे को कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, वो अच्छा ये ना बड़ा टेक्निकल सा चीज़ है। आप समझो कि अगर इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं कर पाते ना, तो मान लो हम कोई नॉलेज एक्वायर किए, कोई चीज़ हम बनाए, वो हम किसी को बता ही नहीं सकते। मान लो कोई नया इन्वेंशन या डिस्कवरी हो जाता, वो किसी दूसरे जनरेशन में जाता ही नहीं, एक ही व्यक्ति जानता, बस वही जाना, क्योंकि वो कन्वे ही नहीं कर पाता, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, अपने बातों को बता ही नहीं सकेगा, तो वो होगा नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी लैंग्वेज के थ्रू होता है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, समाज में इंटरेक्शन करना, समाज में अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से बात करना, समाज में जो भी हायरार्की बना है, जो सिस्टम बना है, उन सभी से इंटरेक्ट करने का। और
ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी है। आपका लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी, आपकी एथनिसिटी बनाता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग अपना एक रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे अंगिका, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा अच्छा ये ना अंग प्रदेश का है या ये बिहार का है, तो वो क्या है, एक आइडेंटिटी है। कोई पंजाब में यानी पंजाबी भाषा गुरुमुखी भाषा बोल रहा है, गुरुमुखी ही वहाँ की भाषा है पंजाब की, तो कहेंगे कि ये पंजाबी है। उसी तरह कोई तमिल बोल रहा होगा तो बोलेंगे तमिल है, तेलुगु बोल रहा होगा तो तेलुगु है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आइडेंटिटी भी देती है, वो हमारी पहचान बनती है। जैसे ही हम हिंदी भाषी के बारे में कहे, जैसे ही कोई इंडिया से बाहर जाएंगे और मेरा हिंदी का लैंग्वेज निकलेगा तो लोग पहचानेंगे कि इंडियन है, भारतीय है। और आखिरी है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब कि हम लोग जो कल्चर को अडॉप्ट किए हैं, जो पढ़ाई लिखाई, जो चलना खाना, वो सभी का अडॉप्टेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ट्रांसमिशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जैसे हम मान लो कोई चीज़ सीखे तो आप तक पहुंचाएंगे ना, कैसे पहुंचाएंगे? अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो नहीं पहुंचाएंगे। मान लो हमें कोई कल्चर बताए कि अच्छा देखो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हम लोग लिट्टी चोखा बहुत पसंद करते हैं, तो ये क्या हुआ कल्चर, हम आप तक ट्रांसमिट करेंगे कि लिट्टी क्या है, चोखा क्या है, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे अच्छा इस कल्चर के पीछे आते हैं, लिट्टी पसंद करते हैं या ऐसे है, या कपड़े का ही, ये सभी चीज़ ट्रांसमिट हम लोग करते हैं किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज के अलावा भी दूसरे चीज़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है फंक्शन लैंग्वेज का होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये ना डिफरेंट टाइप हम लोग इनका एक ब्रांच है लैंग्वेज का, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, उसमें भी पढ़ते हैं। अदरवाइज अभी हम आपको थोड़े में बता रहे हैं, वो आगे चल के वो भी बताएंगे ब्रांचेज ऑफ लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन का मतलब वर्बल, जिसमें शब्द इंपॉर्टेंट है और हम लोग बोल रहे हैं, घर में जो बोलचाल की भाषा का यूज होता है वो लैंग्वेज कहलाता है वर्बल। रिटन लैंग्वेज जो लिख करके बताया जाता है, जो हम लोग आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हमारा क्या होता है, टेक्सचुअल होता है। उसके बाद साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज मतलब इशारे से बोलते हैं, कभी किसी को इशारा कर दिए कि मेरे पास आओ, नज़दीक आओ, दूर जाओ, हाथ से इशारा करके बुलाते हैं ना, दैट इज जेस्चर, और इसी जेस्चर को हम लोग साइन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। हम लोग ना अक्सर कोड बनाए हुए थे कॉलेज या स्कूल में अक्सर हम लोग कि हम इशारा करेंगे, आंख मार देंगे तो समझ जाना कि ऐसा ऐसा है कंडीशन, या फिर बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं कि अगर हम बाल को छू दिए तो समझ जाना कि इसका आंसर 1 होगा। MCQ क्वेश्चंस में बाल को छुए तो 1 होगा, और अगर हम दिल को छू रहे हैं या लेफ्ट हैंड को छू रहे हैं तो ये कोड होगा। तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारा चीज़ है। आई मूवमेंट भी इसे हम लोग समझ सकते हैं, लोगों के भाषा को या लोगों के फीलिंग्स को। आँख में देखो, आँख बहुत एक्सप्रेसिव चीज़ है, तो उसके ये नॉन वर्बल लैंग्वेज ना बहुत इंटेंस चीज़ है। और है क्या, हम लोग अपनी फीलिंग का मात्र 23% वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शब्दों में। ये लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टोटल इमोशन का 23% ही कर सकते हैं। रेस्ट 67% हमारा फीलिंग, इमोशन, थॉट, आइडियाज़ है ना, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। वो जेस्चर, पोस्चर, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, नॉन वर्बल लैंग्वेज के थ्रू ही पता चलता है। फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब हुआ वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा हम लोग मान लो प्राइम मिनिस्टर से बात करना है तो घर में के जैसे आप नहीं बात करेंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से ट्रीट करेंगे आप। ऑफिशियल कहीं कोई काम देना है, चिट्ठी लिखना है, लेटर, एप्लीकेशन लिखना है, तो वो आपका पैटर्न अलग होगा। ऐसे भी देखो ना, घर में हम लोग बातचीत करते हैं अलग तरीके से, और जब हम इसी तरह कॉलेज में क्लास ले रहे होते हैं तो अलग तरीके से लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल लैंग्वेजेस हो जाते हैं जो हम लोग ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं। वो इनफॉर्मल लैंग्वेज, कॉलिकल या डायलेक्टिकल। कॉलिकल लैंग्वेज या डायलेक्टिकल लैंग्वेज का मतलब घर में बोलने जाने वाला रस्टिक सा लैंग्वेज, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता है, शब्द का ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे अब हमारे तरफ जो है डायलेक्ट है ना, डिफरेंट डायलेक्ट है, बोली है, जैसे भोजपुरी है तो हिंदी ही है। भोजपुरी का अगर आप देखें रूट तो हिंदी से ही वो थोड़ा सा चेंज होकर के हुआ। इसी तरह मैथिली है, उसी तरह अंगिका है, तो इसी तरह और अवध की भाषा है, अवधी है, तो ये सभी हिंदी के ही पार्ट हैं। ये डायलेक्ट है, बोली है अलग अलग हिंदी की, तो वो भी हमारा लैंग्वेज का टाइप। अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला, लैंग्वेज क्या होता है? सिंबॉलिक होता है। ये जो आप मान लो ना कहीं पर इस तरह का सिंबल देखें तो आप कहेंगे सर ये ए है,
क्यों? क्योंकि ये सिंबल है किस साउंड के लिए जो हम लोग अ से प्रोनाउंसिएट करते हैं वो। तो ये हमारा सिंबल हो गया। बहुत सारे ग्रामर के रूल्स होंगे, सिंटेक्स होंगे, रूल गवर्न, यानी ग्रामर फिक्स है। ग्रामर हम लोग सभी कोई कॉमन ग्रामर ही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये सभी के लिए एक ही जैसा है। उसके बाद आते हैं थर्ड, क्रिएटिव या न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन। न्यू वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारे वर्ड्स को हम यूज़ करना सीखते हैं और उसका डिफरेंट यूज़ सीखते हैं, एडजेक्टिव के जैसा, एडवर्ब के जैसा, नाउन के जैसा, वो सारी चीज़ें हम लोग। दूसरा, लैंग्वेज हमेशा डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज आज ही फिक्स है, आज के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज हर थोड़े टाइम क्या एवरीडे वो बदल रही है। बहुत सारे इंग्लिश में भी देखो ना, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में लाठी नहीं थी, तो लाठी वर्ड को इनलर्ज किया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है लाठी है, लाठी अब अंग्रेजी में भी है। इसी तरह गुरु है, तो गुरु भी वो लोग बोले टीचर और गुरु में अंतर होता है, तो गुरु जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने स्टूडेंट के, अपने डिसाइपल का, तो वो नया वर्ड गुरु भी वो लोग कहे। चटनी वर्ड भी हमारा इंग्लिश में आ गया। तो धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें ऐड हो रही है, यहाँ दैट मीन्स डायनामिक है। अच्छा, पुराने कुछ वैसे वर्ड भी हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ऐसा भी है। जैसे यू का हम लोग सिंगुलर यूज़ करते थे था, लेकिन वो खत्म हो गया ना, था, दाइन, वो सब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा है कॉन्टेक्चुअल और डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड कल्चर। कभी कभी ना कुछ लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से होती है। जैसे अगर आप छोटी वाली उंगली दिखाते हैं ना इंडिया में, तो उसका मतलब होता है यू वांट टू यूज़ अ रेस्ट रूम, आप जो है रेस्ट रूम यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यही आप छोटी वाली उंगली अमेरिका में दिखाएंगे ना, तो वहाँ के लोग समझेंगे इसका मतलब होता है वेट करना, थोड़ी टाइम के लिए इंतज़ार करिए। दैट मीन्स यहाँ से वहाँ के मीनिंग में डिफर हो जाता है ना। यहाँ हम लोग नोज या यानी आई मीन डिफरेंट तरह से कंटेक्स्ट से हम लोग बोलते हैं। अमेरिका में आप रहेंगे और कहेंगे आई हैव टू पॉलिश माई नोज, तो यहाँ रहेंगे तो कोई समझेगा अरे नोज को पॉलिश क्या करना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनका कंटेक्स्ट क्या होता है कि वो वॉशरूम यूज़ करना चाह रहे हैं या वो टॉयलेटरी का कोई काम करना चाह रहे हैं, तब वो कहेंगे आई हैव टू पॉलिश माई नोज। तो डिफरेंट कंटेक्स्ट पर हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। नेक्स्ट आइए, लैंग्वेज का लेवल किस किस लेवल का होता है। सबसे बेसिक एक लेवल क्या है, फोनेमिक्स। फोनेमिक्स का मतलब साउंड लेवल, मार्फोलॉजी का मतलब मीनिंग के लेवल, फोनेटिक्स का मतलब या फोनेमिक्स का मतलब हो जाता है साउंड के लेवल का, मॉर्फेमिक्स का मतलब हो जाता है वर्ड्स के लेवल का, सिंटैक्टिक का मतलब हो जाता है सेंटेंस के लेवल का, सेमांटिक का मतलब हो जाता है मीनिंग के यूनिट का, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कंटेक्चुअल यूनिट का। तो ये हम लोग को समझ में आना है कि फोनेमिक का मतलब हुआ साउंड पर बेस, साउंड में टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं हम लोग, तो उसको फोनेमिक कहेंगे। मॉर्फेमिक का मतलब हो जाता है मीनिंग के आधार पर, शब्द नहीं बल्कि मीनिंग। जैसे अब एप्पल है, तो एप्पल एक मॉर्फ है, लेकिन अगर फोनेमिक में आप देखिएगा तो वो उसमें 2 सिलेबल होगा, ए और पल। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 सिलेबल हो गया। सिलेबल जो है फनीम से बना है, फिर फनीम में भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उनको हम लोग को स्टडी करना होता है। सिंटैक्टिक का मतलब हुआ सेंटेंस एज ए यूनिट, कोई एक सेंटेंस है तो वो ये एक यूनिट है। और सेमांटिक का जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली फोकस करता है मीनिंग पर। प्रैग्मेटिक का मतलब कंसेप्चुअल मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट की क्या कह रहा है उसके हिसाब से उसके मीनिंग को समझना। नेक्स्ट आइए, लैंग्वेज का फैमिली। जैसे देखो बहुत सारी लैंग्वेज की फैमिलीज़ हैं, जो हमारे काम का है वो यही है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज समझे, या फिर आप इसी को प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, पाई से भी हम लोग बताते हैं, पी रिप्रेजेंट फॉर प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये फैमिली है जहाँ से हिंदी भी निकला है, जहाँ से अंग्रेजी भी निकला है, ये सभी ना अलग अलग जगह। ये तिब्बत और ये हो गया हमारा चाइना में, ये अफ्रीका के लोगों के लिए, अफ्रीका के लिए ये भी है और ये भी अफ्रीका के है, इस लिखा है अलाटिक है। तो ये सभी ना लैंग्वेज अलग अलग जगह बोली जाती है। सही में ना
जहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वहाँ से ये सब निकले हैं। ये हमारा इंडो यूरोपियन है, यही बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कहते हैं, आयरनिक लैंग्वेज भी है, टेक्टोनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। आर्यंस बोलते थे इसीलिए आर्यनिक लैंग्वेज भी कहते हैं, टेक्टोनिक लैंग्वेज भी तो बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेट में है। पूरे यूरोप में जितनी भाषाएं हैं लगभग सभी इसी से निकली है। एशिया में भी आप चाइना, कोरिया, जापान को छोड़ दो तो इधर जितने भी हैं, इसमें पर्शियन भी है, इसमें हिंदी भी है, इसमें संस्कृत भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, अंग्रेजी है, जर्मन है, लैटिन है, ग्रीक है, नॉर्वेजियन है, स्वीडिश है, ये सभी इसी में आएंगे और इसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल करेंगे। इसको हम लोग प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमारी फैमिलीज है, इन सभी फैमिली को हम लोग को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बेसिकली हम लोग को इस फैमिली को पढ़ना और इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुआ। ये ब्लैक सी के आसपास बोला जाता था, फिर धीरे धीरे लोग माइग्रेट किए, माइग्रेशन का भी बहुत डिफरेंट तरीका है, फिर मिक्सिंग होते गई, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता गया। तो उसको हम लोग समझेंगे कि फैमिलीज क्या है और कैसे कैसे ये डेवलप हुई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के 8 डिफरेंट फैमिलीज या कहें उसकी छोटी छोटी गुट बन गए, छोटी छोटी ग्रुप बने फैमिलीज के, तो वो भी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब हो गया जो अपने आप निकलता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज ना C++, जावा है ना, ये सभी आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ लिखते हैं, स्लैश, बैकस्लैश, डबल कॉलम और कुछ कुछ लगा करके उसके बाद लिखते हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है। और उसके बाद साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इंडिया का भी अपना साइन लैंग्वेज है। हम लोग का अपना इशारा है, किसी को बुला रहे हैं तो हाथ का इशारा ये करेंगे तो हमारे पास चला जाएगा, किसी को दूर करना है तो हाथ का या आँख का इशारा कर देंगे तो वो दूर चला जाएगा। तो ये लैंग्वेज का एग्जाम्पल हुआ। अब लैंग्वेज की स्टडी को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। लिंग्विस्टिक्स, जिसमें आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर और उसका एवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ वो पढ़ते हैं, पहला यूनिट ये होता है। दूसरा लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज हम लोग सीखते कैसे हैं। कोई छोटा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, टैबुला रासा जिसको हम लोग कहेंगे, यानी प्लेन स्लेट रहता है, धीरे धीरे वो सीखता है, दूसरों को देख करके एक्वायर करता है, तो उसका भी एक्विजिशन का भी डिफरेंट प्रोसेस है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बोली हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। फिर लैंग्वेज की साइकोलॉजी, जिसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो एकदम बच्चा पैदा लिया उसके बाद से शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो सीखता रहता है और डेवलप होकर के 14-15 साल में फुल्ली डेवलप हो गया, फिर धीरे धीरे वो उसका यूज़ करता है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इसमें आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे। डायलेक्ट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैरोल क्या है, पेरोल क्या है, उसके बाद दो भाषाओं का मिलने से कैसे जो मल्टीलिंगुअलिज्म या बाइलिंगुअलिज्म का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, उसमें हम लोग कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड मिक्सिंग क्या होता है। अभी नेट के एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम पहले आया है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो ये वहाँ डील करते हैं हम लोग बेसिकली, सोसाइटी में जो चल रहा है वो लैंग्वेज इन सोसाइटी। और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद लैंग्वेज और कल्चर का स्टडी करते हैं या अमालगमेशन करते हैं, दोनों को हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज और है क्या ना, एक बहुत बेहतरीन आदमी हुए शेपर वुल्फ, ये ना बताए कि जो हमारा थॉट्स है ना वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पर और लैंग्वेज डिपेंड करता है हमारे थॉट पर। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट चीज़ हैं। जो चीज़ हमारे थॉट में होगी वो निश्चित ही लैंग्वेज में भी होगी, और जो लैंग्वेज में होगी वही हमारे थॉट में आएगी, जो लैंग्वेज में नहीं होगी वो हमारे थॉट में भी नहीं आ सकती है। तो ये बड़ा बेहतरीन सा वो है, शेपर वुल्फ वो बहुत फेमस है, शेपर वुल्फ हाइपोथेसिस उसको कहते हैं। वो सब हम लोग पढ़ के देखेंगे कैसे क्या ये इंटरप्रिटेशन होता है या लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है, इसी यूनिट का एक पार्ट है पेडागॉगी या पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब होता है कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, किसी भी चीज़ को सिखाने पढ़ाने में ये कला है, जब हम आपको सिखा रहे हैं दैट इज़ पेडागॉजी। कोई चीज़ सीखना या तो सिखाना, ये दोनों चीज़ किसका पार्ट है, पेडागॉजी का। बच्चा सीखता है, स्टूडेंट सीखते हैं, लर्नर
लर्न करता है, टीचर टीच करते हैं। लर्नर कैन लर्न विदाउट टीचर, कभी कभी बिना टीचर के भी स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं। तो वो आर्ट है, इसी कला को, इसी सिखाने को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा जल्दी बनाया जाए वो सिखाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, पेडागोजी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस, उसके एक स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। टीचर है, उसके पास कंटेंट होगा, उसके पास प्रॉप्स होंगे, वो क्लासरूम में बैठेगा या डिफरेंट क्लास के बाहर भी सिखाया जा सकता है, प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है, लैब में सिखाया जा सकता है, तो वो पूरा डिज़ाइन होता है। उसके बाद टीचिंग मेथड्स, देयर वर सेवरल टीचिंग मेथड्स, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंपीरियल मेथड, बहुत सारा मेथड्स है। उन मेथड्स को हम लोग सीखेंगे कि सिखाने का कौन सा तरीका है। कभी कभी ना टीचर्स आपको सिखाते होंगे कि चलो ये फार्मूला है, इससे आप सीख लो। कभी कभी वो फार्मूला नहीं, आपको प्रॉब्लम देते हैं कि लो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। अब आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी आपको सोल्यूशन दिया हो रहा था, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद प्रॉब्लम भी सर्च करते हैं और उसका सोल्यूशन भी खोजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग के डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी है, उसको समझेंगे कि सीखा कैसे जाएगा, क्या क्या उसके स्तर होते हैं, क्या क्या उसका स्टेजेस होगा, कैसे बच्चा सीखेगा, कैसे बड़ा सीखेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग। क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में एक हायरार्की होता है, डेस्क बेंच होगा, टीचर रहेंगे, उनके लिए प्लेस होगा, तो ये पूरा मैनेजमेंट होता है। उसके बाद क्लासरूम में भी रहेगा कि आप जब पढ़ाया जा रहा है तो आप चुप रहेंगे, आप ध्यान देंगे बोर्ड पर, या जो टीचर इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। और उसके बाद असिस्मेंट, असिस्मेंट भी टीचर का ही, टीचिंग का ही पार्ट है। असिस्मेंट का मतलब हुआ लास्ट में जो रिजल्ट करना है, आपका एग्जामिनेशन लेना है, वो भी टीचर का ही काम होता है, तो असिस्मेंट करेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड्स में क्या है? लेक्चर हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है। डिस्कशन का मतलब डिबेट या डिस्कोर्स करके, बातचीत करके हम लोग कुछ निकालते हैं, डिबेट में कुछ निकालते हैं। ग्रुप वर्क भी होता है, सब मिल करके एक ही काम को करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड, कोई प्रोजेक्ट दे दिया और उसमें 4-5 का ग्रुप बना दिए और वो बच्चे किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि वैसा क्लासरूम जहाँ पर आप इंटरेक्टिव वे में, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। अब ये थेरिस्ट हैं, जो अलग अलग थेरिस्ट हैं, वो अलग अलग चीज़ों को बताएं, फॉर्मुलेट किए हैं लैंग्वेज लर्निंग का। लर्निंग में बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, सोशल लर्निंग और कनेक्टिविज्म, ये 5 तरह का आपका लर्निंग की थियरीज है, सीखने का तरीका है। बिहेवियर से सीखता है, कॉग्निटिव जन्मजात बच्चा कुछ सीख के आता है, कुछ दूसरे ह्यूमन का गुण है, ह्यूमन की क्वालिटी है, वो सीखता है। इसी तरह सोशल लर्निंग होता है, समाज से कुछ सीखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके भी सीखता है। नेक्स्ट, पेडागोगिकल अप्रोचेज। अप्रोचेज क्या है? सिखाने का, सीखने का। ट्रेडिशनल अप्रोच है जो पहले से चला जाता था। ट्रेडिशनल अप्रोच किसको कहेंगे? जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो प्रोग्रेसिव है, जिसमें हम लोग और डेवलप हुए तो क्लासरूम में हुआ। कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो अभी रिसेंट एज में चल रहा है, हम लोग बहुत सारा थेरीज भी रखते हैं, प्रैक्टिकल भी रखते हैं और उसको मिला करके। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब हो गया कि समाज में आपको दिए प्रैक्टिकल करने के लिए क्या दिए, कहे कि चलो ठीक है आज हम लोग चलेंगे कहीं घूम करके आएंगे, तो वो टूर करवाते हैं अलग अलग जगह। मान लो चले गए विक्रमशिला घूमने के लिए, नालंदा गए घूमने के लिए, वहाँ दिखाए कि देखो ये वहाँ पर एक्सकेवेशन में निकला हुआ चीज़ें हैं, जो हम लोग मोनूमेंट्स को दिखाते हैं, जो उसके रेसिडुअल हैं जो अभी बचे हुए हैं उनको दिखाते हैं, और वो उससे आदमी सीखते हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों से भी सीखते हैं। और लास्ट है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है जो खुद से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। कभी कभी आदमी ना, आपको हम बता दें कि देखो चीनी ना मीठी होती है, तो आप कहेंगे सर मीठा कैसे होता है, तो उसको हम बता नहीं सकते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि लो चीनी शुगर लो, आप खा के देखो ये जो है ना यही मीठा है। तो उससे एक्सपीरियंशियल मेथड भी है, सीखने का अप्रोच है, खुद एक्सपीरियंस करके। इसके बाद इन्फ्लुएंशियल पेडागोजीज, ये कुछ राइटर्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। जॉन डेवी है, पॉल पेरो है और जैन पियाजे हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इन्होंने क्या थ्योरी दी, पेडागोजी का कैसे कैसे स्तर बताया है, कैसे लर्निंग किया। अच्छा ये याद रखना, ये पेडागोजी ना
फर्स्ट यूनिट में भी है, यानी फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी ये आता है और सेकंड पेपर में भी ये आता है। तो ये आपका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने आज यूनिट 5 कंप्लीट किया है। यूनिट 5 और ये 5th पार्ट है हमारे लेक्चर का, हमारे वीडियो का। इसमें हम लोगों ने लैंग्वेज सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके थ्योरी सीखे, पेडागॉजी के बारे में या पेडागॉजी को समझा है। कल हम लोग करेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या है? इंडियन इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, यानी इंडिया में इंग्लिश का कैसे डेवलपमेंट हुआ वो, और यहाँ के राइटर्स, यहाँ क्या क्या चला, कैसे कैसे एग्जिस्टेंस हुआ, और जो ब्रिटिश का कल्चर के साथ साथ जो हम लोग अडॉप्ट किए लैंग्वेज वो कैसे किए, कैसे वो हमारा अब जा करके ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। इंग्लिश ही अभी आप एप्लीकेशन सब लिखो, धीरे धीरे सभी जगह वही यूज़ होता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज वो हो गया। अब दूसरी भाषाएं धीरे धीरे सप्रेस होती चली गई, तो वो सब सीखेंगे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ऐसे कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट है वो, तो बेसिकली तो वो सीखेंगे। तो लगता है ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। हम आपको बेसिक समझाएं, बस ये बेसिक ही है। आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि सर इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे नेट के। आप बस समझ रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस बेहतर तरीके से समझ रहे हैं या जो भी समझना चाहते हैं उनको आप ये फॉरवर्ड कीजिए, उनको आप बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो भी इनको अच्छे से समझ सके, आप नेट का प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।